स्टडी विद शरण आईएएस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हिंदी की क्लास बहुत दिन बाद हो रही है, क्योंकि 14 मई को पीसीएस प्री का पेपर था, उसके बाद हिंदी क्लास नहीं अपलोड हो पाई। सिविल सर्विसेज के लिए हिंदी साहित्य की क्लास यहाँ मैं अपलोड करता हूँ। आज की जो विषय है वो है द्विवेदी युग या महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो 1900 से 1920 के बीच का समय है। उनके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से है द्विवेदी युग। इसमें इस क्लास में हम जान पाएंगे कि द्विवेदी युग या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में थोड़ा सा, उनके समय में जो दो धाराएं थीं, अनुशासनबद्ध काव्य धारा और स्वच्छंदतावादी धारा, इन धाराओं के बारे में और इस युग की हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों के बारे में, कौन सी प्रवृत्तियाँ पीछे छूट रही थी, कौन सी आगे बढ़ रही थी, इसके बारे में हम आराम से विभेद कर पाएंगे। शुरू करते हैं। द्विवेदी युग, हम जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा। 1900 से 1920 के समय का है। 1900 से 1920 यानी भारतेंदु युग के बाद का। भारतेंदु युग में हम देखते हैं कि ब्रज भाषा अभी भी काव्य की भाषा बनी हुई थी, जबकि साहित्य में अन्य विधाओं की भाषा, जैसे नाटक जो शुरुआती स्थिति में थे, नाटक, कहानी और व्यंग, इसके अलावा उपन्यास, इन सब की भाषा धीरे धीरे खड़ी बोली हो रही थी। लेकिन अभी भी साहित्य की भाषा या पद्य की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। भारतेंदु ने खुद कहा है कि मैंने खड़ी बोली में काव्य रचना करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरे चित्तानुसार नहीं बनी। तो जो भाषा का द्वैध था, ब्रज भाषा और खड़ी बोली का, वो द्वैध भारतेंदु युग में बना हुआ था, लेकिन यहाँ आकर वो समाप्त होता है, द्वैत समाप्त होता है और खड़ी बोली गद्य की और पद्य दोनों की भाषा बनती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ये बहुत विद्वान थे, भाषा शास्त्री थे, इतिहासकार थे और विज्ञान के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने 18 वर्षों तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और उसके अलावा 18 वर्षों में इन्होंने पत्रकारिता को एक ऐसा मुकाम पहुँचाया जहाँ से खड़ी बोली हिंदी, पत्रकारिता के साथ खड़ी बोली हिंदी भी अपने मुकाम को प्राप्त कर पाई। इन्होंने इस समय खड़ी बोली और ब्रजभाषा का द्वैत भले समाप्त हो गया, लेकिन खड़ी बोली में भी अभी बहुत सारी कमियां बची हुई थीं। कमियां ही कमियां थीं, क्योंकि यहाँ अनुशासनहीनता थी। कोई संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली लिख रहा था, कोई पूर्वी हिंदी की प्रयोग कर रहा था, कोई उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग कर रहा था। मतलब कोई एक लहजा नहीं था। एक तरह से हिंदुस्तानी जो भाषा ग्रिगर्सन ने कहा है, वो हिंदुस्तानी भाषा चल रही थी। खड़ी बोली हिंदी का स्वरूप निश्चित करने के लिए बहुत जिस अनुशासन की ज़रूरत थी, उस अनुशासन को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने यहाँ पर लागू किया, या यहाँ पर उन्होंने अपने पत्रकारिता के माध्यम से, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने लोगों के सामने रखा और सख्ती से उसको एक तरह से मार्गदर्शन किया। और उस सख्ती की मार्गदर्शन के कारण ही यहाँ पर जो द्वैध था या जो अनुशासनहीनता थी, कह सकते हैं अनुशासनहीनता ही कहा जाए, क्योंकि उसमें एक जो तारतम्य होना चाहिए या जो मानक रूप होना चाहिए, वो मानक रूप बनाने के लिए इन्होंने जो शक्ति की, वो शक्ति यहाँ पर दिखती है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के ने इस कालजयी प्रयास की वजह से इस युग का नाम, 1900 से 1920 के युग का नाम क्या कहा जाता है? 1900 से 1920 का नाम उनके नाम से, द्विवेदी युग के नाम से, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से द्विवेदी युग रखा गया। 1900 से 1920 का नाम। इसमें हम इसका परिचय देख लिए, प्रवृत्तियों के बारे में देखेंगे। इस समय हमने बताया कि दो धाराएं प्रचलित थीं, साहित्य की दो धाराएं थीं। एक तो स्वच्छंदतावादी धारा और दूसरी धारा थी अनुशासनबद्ध धारा, अनुशासनबद्ध काव्य धारा और स्वच्छंदतावादी धारा। यहाँ देखने की बात यह है कि दोनों धाराओं में धीरे धीरे जो आगे का हिंदी साहित्य था उसको स्वरूप प्रदान करने की दोनों में प्रवृत्ति पाई जाती, दोनों धाराओं में। पहले देखते हैं स्वच्छंदतावादी धारा। इसके जो प्रमुख कवि थे, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी और मुकुटधर पांडे, ये तीन कवि इसके प्रमुख थे। और स्वच्छंदतावादी धारा जो आई है वो पश्चिम में इसको रोमांटिसिज्म से जोड़ते हैं। रोमांटिसिज्म, स्वच्छंदतावादी धारा को रोमांटिसिज्म से जोड़ते हैं। ये रूसो की प्रेरणा से वर्ड्सवर्थ और कोलरिज की कविताओं में प्रस्फुटित हुआ और आगे चल करके वायरन, शैली, कीट्स की कविताओं के द्वारा ही आगे बढ़ा। भारत की स्थिति में देखा जाए तो
अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात की जाए तो उन्होंने रोमांटिसिज्म को, छायावाद को, जो हम जानते हैं 1900 से 1920 का छायावाद है, वो सॉरी द्विवेदी युग है, इसके बाद 1920 से 1936 तक का युग छायावाद का युग है। तो छायावाद को, चूँकि इसके जस्ट बाद छायावाद आया, तो रोमांटिसिज्म को, और इस युग में रोमांटिसिज्म है, तो रोमांटिसिज्म को रोकने का काम या रोमांटिसिज्म को आगे बढ़ाने के में रोकने का काम किसने किया? छायावादी युग, छायावादी कविता ने। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। लेकिन बाद में बहुत से विद्वानों ने रोमांटिसिज्म को छायावाद से जोड़ा और छायावाद का हिंदुस्तानी प्रसंस्करण या हिंदुस्तानी संस्करण के रूप में छायावाद को स्वीकार किया कि छायावाद का ही एक रूप है। और ये ऐसा दिखता भी है क्योंकि छायावाद की जो प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं वो स्वच्छंदतावादी काव्यधारा में पूरी पूरी दिखाई देती हैं। अगर प्रवृत्तियों की बात की जाए तो देखते हैं कि इसमें जो अलौकिक जगत थी, पारलौकिक जगत की सच्चाई थी। पारलौकिक जगत अभी हम जानते हैं कि अगर भक्ति काल की बात की जाए तो, या रीति काल की बात की जाए, तो यहाँ पर भोग मूलक या प्रेम मूलक या ईश्वर भक्ति की बात होती थी, लेकिन यहाँ पर स्वर्ग की बात होती थी। लेकिन यहाँ पर किसकी बात होती है? जगत की बात होती है। जगत को सत्य मानकर बात होती है, मानव को सत्य मानकर बात होती है, उनके गुडविल के लिए बात होती है। जैसे यहाँ पर श्रीधर पाठक कहते हैं, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, समझो बच्चा इसका भेद। यहाँ पर ये जगत को नकारते नहीं है, या पारलौकिक युग के लिए जगत के चिंतन को नहीं छोड़ते हैं। जगत का चिंतन उनमें सर्वोपरि होता है। सबसे बड़ी बात होती है इस स्वच्छंदतावादी काव्यधारा में। हम बाद में देखते हैं कि छायावादी काव्यधारा में भी यही चिंतन आगे बढ़ता है। वो मानवता को, जगत को, देश को केंद्र में रख करके कविताएं लिखी जाती हैं। यहाँ पर हम स्वच्छंद और रोमानी प्रेम की बात करते हैं। स्वच्छंद रोमानी प्रेम मतलब ये होता है कि जैसे भक्ति काल में हम क्या करते हैं? ईश्वर के प्रेम की बात करते हैं। ईश्वर की चाहे दास भक्ति हो, चाहे सख्य भक्ति हो, चाहे मीरा की भक्ति हो, चाहे कबीर की भक्ति हो, और चाहे तुलसी की भक्ति हो, सारी भक्ति ईश्वर को केंद्र में रख के की गई है, मानव को केंद्र में रख करके नहीं की गई है। इसी तरह से अगर रीतकाल की बात करें तो वहाँ पर प्रेम है तो भोगमूलक प्रेम है, वासनाजन्य प्रेम है, तो उस प्रेम की भी बात यहाँ नहीं होती है। यहाँ पर बात होती है स्वच्छंद और रोमानी प्रेम की। यहाँ पर सब कुछ प्रेममय है और प्रेम ही सब कुछ है। जैसे प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंक अशोक, ईश्वर का वरदान प्रेम है, ईश्वर का वरदान प्रेम है, प्रेम सदैव आलोक। तो इस तरह से प्रेम की परिभाषा यहाँ इस तरह दी गई है। ना तो ये भक्तिकाल के प्रेम की तरह है और ना ही रीतकालीन भोगमूलक प्रेम की तरह है। ये प्रेम जो है रोमानी है, स्वच्छंद है, लोगों से जुड़ी हुई है, चाहे वो पृथ्वी पर रहने वाले जो भी हैं उनके प्रति प्रेम की बात करता है, ना कि ईश्वर या जो यहाँ से या पारलौकिक जिसका कोई महत्व नहीं है उसकी बातें नहीं करता है। इसके अलावा ये रामनरेश त्रिपाठी जी की लाइन है, रामनरेश और ये श्रीधर पाठक जी की लाइन है, समझो बच्चा इसका भेद। इसी तरह से प्रकृति को अत्यधिक महत्व यहाँ दिया गया है। प्रकृति को महत्व देने का मतलब ये है कि प्रकृति अब केंद्र में आ गई। चूँकि ईश्वर गया तो ईश्वर की जगह लेने के लिए किसको केंद्र में लाया जाए, तो इस वजह से प्रकृति को ही ईश्वर मान करके कह सकते हैं, प्रकृति को ही ईश्वर मान करके, प्रकृति को नियंता मान करके यहाँ पर प्रकृति के बहाने वहाँ पर सुंदरता भी है प्रकृति की, और प्रकृति लोगों से जुड़ा है, तो इसलिए उस जुड़ाव को देखते हुए प्रकृति लोगों का पोषण करती है।
प्रकृति लोगों को जीने का रास्ता देती है, प्रकृति लोगों को सारा कुछ प्रदान करती है जो उसे जीवन के लिए चाहिए, अच्छे जीवन के लिए, सुखमय जीवन के लिए चाहिए, वो सब कुछ प्रदान करती है। इसलिए कवियों ने प्रकृति को ही केंद्र में रखा है, ईश्वर को हटा करके। प्रकृति की बात जो जब करते हैं तो प्रकृति की कविताएं यहाँ पर लगातार कवि लिखते रहते हैं। बीता कार्तिक मास शरद का अंत है, लगा सकल सुखदायक ऋतु हेमंत है। बीता कार्तिक मास शरद का अंत है, लगा सकल सुखदायक ऋतु हेमंत है। यहाँ पर बीता कार्तिक मास सकल शरद का अंत है, लगा सकल सुखदायक ऋतु हेमंत है। हेमंत मतलब अब यहाँ पर प्रकृति को कितने सुघड़ता से, कितने अच्छे तरीके से खड़ी बोली काव्य में पिरोया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि अब चूँकि मानव आ गया केंद्र में, मानव के संबंध जटिल हैं, मानव से लोगों के रिलेशन आपस संबंधों में जटिल हैं, लेकिन यहाँ पर काव्य में सहज अभिव्यक्ति पर बल दिया गया है, ना कि जटिलता पर बल दिया गया है। लिखो न लेखनी करो बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। लिखो न लेखनी करो बंद, लिखो न लेखनी करो बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। ये श्रीधर की रचना है। श्रीधर चूँकि ब्रज क्षेत्र के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने खड़ी बोली का ही समर्थन किया, इसलिए खड़ी बोली और जो ब्रजभाषा का द्वैत था यहाँ पर समाप्त होता है और खड़ी बोली ही गद्य और पद्य की भाषा पूरी तरह से बनती हुई नजर आती है। अब आते हैं अनुशासनबद्ध काव्यधारा पर। अनुशासनबद्ध काव्यधारा पर इसमें इसके हमने बताया दिया श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे जी जो थे स्वतंत्रतावादी काव्यधारा के थे। बाद में यहीं से छायावाद का प्रस्फुटन यहीं से हुआ। इसके बाद अनुशासनबद्ध काव्यधारा में अगर हम बात करते हैं तो इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं, इन्होंने ही अनुशासन सिखाया लोगों को। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और नाथूराम शर्मा शंकर। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो होती है, समाज के जो प्रतिमान है, समाज के नए प्रतिमान स्थापित किए जाते हैं। यानी समाज में जो एक तरह से निवृत्त मार्ग की जो निवृत्त रूढ़वादी परंपराएं थी, निवृत्त मार्ग की जो प्रवृत्ति थी और ईश्वर के प्रति जो आसक्ति थी, इसको हटा करके मानव को केंद्र में रखते हुए रखा गया है। और तत्कालीन व्यवस्था के अनुसार बात की गई है कि जहाँ जैसी व्यवस्था हो वही स्वीकार है, जहाँ जैसी व्यवस्था हो वही स्वीकार है। इसी तरह से साहित्य के उद्देश्य पर बल। यहाँ अभी तक साहित्य जो है, साहित्य का जो उद्देश्य है वो क्या था? ईश्वर भक्ति थी, प्रेम मूलक भक्ति थी, भोग मूलक भक्ति थी, भोग मूलक प्रेम था। मतलब इस तरह से मानव केंद्र में नहीं था। लेकिन अब साहित्य को मानवता से जोड़ करके देखा गया और केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, इसमें उचित उद्देश्य का भी धर्म होना चाहिए। कहा गया केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी धर्म होना चाहिए। समझ में आ गया होगा। यानी साहित्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। साहित्य किसके लिए है? लोगों को सीख देने के लिए, लोगों को प्रेरणा देने के लिए, लोगों को खुशी देने के लिए। केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, खुशी के लिए नहीं है। केवल ये सारी चीज़ों को एक साथ इसको पिरोना है। जैसे हिंदी सिनेमा था, हिंदी सिनेमा ने अपने आप को जब बदला तो पहले जो विशुद्ध मनोरंजन था, विशुद्ध मनोरंजन से हटा करके उपदेश मूलक या संदेश जो कुछ छुपा होता वो संदेश को दिखाने का प्रयास किया था। ऐसे साहित्य में भी देखा गया।
इसी तरह राष्ट्रीयता की नई अवधारणा आई, ये गुप्त जी क्या है, गुप्त मैथिली शरण गुप्त जी की लाइनें हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। और इसी तरह से राष्ट्रीयता की नवीन अवधारणा आई। अभी हम जानते हैं कि 1900 से 1920 का समय जो होता है, राष्ट्रीयता कांग्रेस 1885 में स्थापित होता है, तो राष्ट्रीयता एक देशव्यापी आंदोलन की तरफ उसने लगातार प्रयास किया। कांग्रेस ने पूरे देश में सभाएं हुई, उनके अधिवेशन देश में होते थे, तो इसलिए राष्ट्रीयता की जो भावना पनप रही थी उसको कवियों ने महसूस किया और अपनी कविताओं में उसको रखा। और राष्ट्रीयता की भावना की नवीन अवधारणा की कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। ठीक, ये नाथूराम शर्मा शंकर की लाइनें हैं, नाथूराम शर्मा शंकर। ठीक, विषयों का वैविध्य, यहाँ पर प्रकृति को पहली बार विषय बनाया जाता है, स्वतंत्र विषय के रूप में। प्रकृति को पहली बार स्वतंत्र विषय के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। और प्रकृति को बताया हमने कि सारे ईश्वर के रोमानी रूप के रूप में, ईश्वर की, चूँकि मनुष्य के सारे इर्द गिर्द प्रकृति है, तो प्रकृति के इस रूप को कवियों ने बहुत ही सहजता से, बहुत बोधगम्यता से साहित्य में इस तरह से अपनाया कि साहित्य जो है, साहित्य से आगामी साहित्य, खड़ी बोली हिंदी साहित्य इसी से ओतप्रोत नज़र आता है, और विशेषकर छायावादी साहित्य। इसमें दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। प्रियप्रवास की लाइनें हैं, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने इस लाइनों को लिखा है। तो इस तरह से डूबते सूर्य का या शाम का सांध्यकालीन जो गोधूली का समय होता है, उसका कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है। इसके अलावा आधुनिकता बोध की बात करते हैं तो आधुनिकता बोध यहाँ इस समय हम देखते हैं कि मानव केंद्र में आता है। अगर हम इनके प्रियप्रवास की बात करें, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रियप्रवास की बात करें, तो यहाँ पर कृष्ण को महापुरुष माना गया है, ना कि एक या ईश्वर माना गया है। उनको महापुरुष माना गया है और राधा को एक समाज सेविका के रूप में देखा गया है। वो कहती हैं कि जुग जुग जिए, वो कहती हैं प्यारे जीवे जगहित करें गेह चाहे ना आवे, प्यारे जिए जगहित करें, प्यारे जीवे जगहित करें, गेह चाहे ना आवे। मतलब कृष्ण को कहते हैं कि जगहित करें घर पे, चाहे उनके पास या उनसे मिलन ना हो, लेकिन वो जगहित के काम में निरंतर लगे रहें। ये सब लोगों के लिए है, समूची सृष्टि जो इस समय समाज था उन सब के लिए ये संदेश ही था। नारी के प्रति दृष्टिकोण में भी प्रगतिशील दृष्टिकोण लोग अपनाते हैं, और नारी के प्रति जो दृष्टिकोण था उसमें परिवर्तन होता है इस समय, और उसकी कातर स्थिति पर, उसकी दुख भरी स्थिति पर कवियों का ध्यान जाता है इस समय की प्रवृत्ति में, द्विवेदी युग में। और ये आगे निरंतर छायावाद में और प्रखर होता है और मुखर होता है, और प्रगतिवादी युग में जाते जाते ये विध्वंस रूपकारी रूप ले लेता है, ये मरने मारने पर उतारू होता है। तो यहाँ जो कहते हैं कि नारी के प्रति जो प्रगतिशील दृष्टिकोण है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आँखों में है नीर और आँचल में है दूध और आँखों में पानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। इसी तरह से नारी के प्रति सम्मान में वृद्धि होती है।
नरजात की जननी सदा, नरजात की जननी सदा, सुख शांति की स्रोतस्विनी, उसे सारे सुख शांति की स्रोतस्विनी माना गया है। इस तरह से इस युग की जो अगर प्रवृत्तियों को देखा जाए अनुशासनबद्ध और स्वच्छंदतावादी काव्यधारा, अनुशासनबद्ध काव्यधारा, तो इन कवियों ने खड़ी बोली हिंदी के लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया जो छायावादी कवियों के रूप में, छायावाद के रूप में साहित्य में बहुत ही तेज़ी से पुष्पित और पल्लवित हुआ। और खड़ी बोली एक आकार लेने में, चाहे वो भावगत विशेषताओं के रूप में हो, तथ्यगत विशेषताओं के रूप में हो, विषयगत विशेषताओं के रूप में हो, या सामरिक संबंधों के बारे में हो, जटिल संबंधों को उकेरने के बारे में हो, सारा कुछ इस समय जो है, इस समय जो प्रवृत्तियाँ प्रस्फुटित हुई वो आगे चल कर के लगातार आपको पुष्पित और पल्लवित होती हुई दिखती हैं। और आज तक ये परंपरा चल रही है। और ये जो आज हिंदी साहित्य की परंपरा है, ये द्विवेदी युग के अनुशासनबद्ध और स्वच्छंदतावादी काव्यधारा की देन है कि आज हम हिंदी साहित्य के इस रूप का रसास्वादन कर पा रहे हैं। वीडियो आपका अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।